गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। महत्वपूर्ण और बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपना मैगजीन स्वयं बनाइए, पूरे महीने के करंट अफेयर्स लिखिए, उसके साथ उसके स्टैटिक जीके और उसके जो फैक्ट बताया जा रहा है वो भी लिखिए, आपका मैगजीन तैयार हो जाएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अवश्य आएगा। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि भारत का भारत रत्न है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और बताना है ये किसे दिया गया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और यह ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, तो किसे सम्मानित किया जाता है, किया गया है। यह है प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा। किसको दिया गया है? रतन टाटा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया। क्यों, ऐसा क्यों? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ये याद रखना है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों में काफी धार दिया, इन्होंने काफी मजबूत किया, इसलिए भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित प्रश्न होगा तो आप उत्तर बता दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? सबसे पहले ये जान लीजिए, इसका जो कैपिटल है वो है कैनबरा। यहां का पीएम कौन है? एंथनी अल्बनीज यहां के पीएम है एंथनी अल्बनीज। ये बात ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यहां का ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहां की मुद्रा है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहां की मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। राष्ट्रीय खेल यहां का है क्रिकेट, राष्ट्रीय खेल इन्होंने क्रिकेट को रखा हुआ, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे, डार्लिंग रेंज भी है, मर्रे और डार्लिंग नदियां हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है विक्टोरिया मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया है ना। पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे तो विक्टोरिया मरुस्थल 5 भागों में बटा हुआ है, विक्टोरिया मरुस्थल भी है यहां पे। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत शिखर को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया के पर्वत जो है श्रेणी को बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कोरल रीफ, सबसे बड़ा कोरल रीफ है, उसका नाम बताइए क्या है? कोरल रीफ का नाम बताना है। ऑस्ट्रेलिया के इस तरीके से यहां पर है, दुनिया का सबसे बड़ा मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ, उसका नाम बताना है आप लोगों को। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। पीटी उषा को क्या कहा जाता है? पायोली एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा, है ना। पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है, पायोली। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस कहते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए, ये हमेशा याद रखना होगा, पीटी उषा पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। विरासत महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? विरासत महोत्सव, हेरिटेज उत्सव कहां पर किया गया है? ये आपके पास प्रश्न है। हेरिटेज फेस्टिवल है ना 2023 के लिए कहां पर? केरल, गोवा, तेलंगाना या कर्नाटक? इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा में इसका आयोजन किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। विरासत महोत्सव का आयोजन, जितने भी महोत्सव उत्सव ये सब हो रहे हैं, आप सभी लोग, है ना। अभी स्नो फेस्टिवल मनाया गया, जो कि कहां मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में।
है ना। गंगा पुष्करौली महोत्सव मनाया गया 12 सालों पे, कुंभ के रूप में मनाया जाता है। गंगा पुष्करौली कुंभ 12 सालों पर वाराणसी, इसको याद रखना है। सांग महोत्सव हरियाणा, ये याद रखना है, ठीक ना। बहुत सारे 9 वर्ष के त्योहार हैं। बूसू केरल, पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल में, पुथंडू 9 वर्ष का त्योहार है, पोंगल पे मनाया जाता है तमिलनाडु में, बैसाखी 13 अप्रैल ये मनाया जाता है जो है पंजाब में। इस तरीके सबको याद रखना है। गोवा में मनाया गया विरासत महोत्सव, ये आपको ध्यान रखें। गोवा की राजधानी पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, ये बात याद रखिएगा। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। गोवा सरकार पर्यटन विभाग गोवा के सालीगांव में 28 से 30 अप्रैल के बीच, गोवा के सालीगांव में, ये याद रखना, गोवा के सालीगांव में 28 से 30 अप्रैल के बीच जो है गोवा सरकार और पर्यटन विभाग, गोवा सरकार एवं पर्यटन विभाग ने, यह भी पूछा जा सकता है पर्यटन, गोवा सरकार और पर्यटन विभाग ने इसका आयोजन किया, तो इसमें से प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि किसने आयोजन किया, कब हुआ, गोवा में कहां हुआ, सालीगांव में हुआ, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हेरिटेज फेस्टिवल, ये विरासत उत्सव होते क्या है, इसमें क्या होता है, विरासत उत्सव में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां राज्य की परंपरा और कला का प्रदर्शन किया जाता है, विरासत को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। अगर इसका उद्घाटन पूछ लिया जाए तो उद्घाटन सीएम प्रमोद सावंत ने किया। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, है ना, प्रमोद सावंत, ये इन्होंने उद्घाटन किया। गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर 1 स्टेट है गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जहां पर एक समान नागरिक संहिता है, यह बात भी याद रखिएगा। विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं, सबसे, है ना, ऊंची चोटियों में से 10वें नंबर पर आते अन्नपूर्णा चोटी, 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है तो अन्नपूर्णा चोटी। और अन्नपूर्णा चोटी है कहां पे, एक बात ये भी जाने का, अन्नपूर्णा पर्वत जो है ये कहां है, नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है ना। पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं चढ़ने वाले, इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी, इज द राइट आंसर, अर्जुन वाजपेयी जिन्होंने नेपाल के दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी पर चढ़ा है उन्होंने, और इस तरीके से कई पर्वतों पर 6-7 पर्वतों पर चढ़ गए हैं। अन्नपूर्णा चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अन्नपूर्णा नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, अन्नपूर्णा की ऊंचाई लगभग 8091 मीटर है, 8091 मीटर अन्नपूर्णा पर्वत की जो है 8091 मीटर की ऊंचाई है इसकी, इस पर इन्होंने चढ़ाई की है ना। ये इनका तीसरा प्रयास था, 3 प्रयास में चढ़े। एक बार बहुत पहले ही अन्नपूर्णा पर्वत को 8000 मीटर की चोटी वाले 14 पहाड़ों में से 10वें नंबर पर माना जाता है और सबसे खतरनाक माना जाता है। अर्जुन इससे पहले माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहोत्से, माउंट मकालू, माउंट कंचनजंगा, माउंट मानसलू, माउंट चोयू पर चढ़कर कई पर्वतारोहण का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अब ये अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले अर्जुन वाजपेयी इज द राइट आंसर, जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अवश्य आएगा ये प्रश्न। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी हिमालय में आती है, नेपाल में ये है। भारत यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अजय वारियर 2023, इसका 7वां एडिशन है। अजय वारियर का 7वां संस्करण का आयोजन कहां हुआ, तो आयोजन हुआ है सलिसबरी प्लेन, ये कहां है, यूनाइटेड किंगडम में है, और यहां पर इसका आयोजन किया गया है। अजय वारियर एक अभ्यास भारत और यूके के बीच में होता है, यहां पर लिखा हुआ है अजय वारियर अभ्यास जो है भारत और यूके के बीच में होगा। अब कई तरीके का प्रश्न होगा, अजय वारियर अभ्यास किनके बीच होता है, आंसर है भारत और यूनाइटेड किंगडम। कौन सा संस्करण है, 7वां, कहां हुआ, तो इस बार यूके में हुआ, यूके में सलिसबरी प्लेन में हुआ है। तो लगभग मिला जुला के जो प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं
यहीं पर हो जाता है। भारत यूके के बीच अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 7वां संस्करण यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी प्लेन्स में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक चलेगा। अजय वॉरियर कब तक चलेगा? यहां पर 27 अप्रैल से शुरू होकर 11 मई 2023 तक चलेगा। अभी चल रहा है ना? तो याद रखिए 27 से शुरू होकर 11 मई 2023 तक अजय वॉरियर अभ्यास चलेगा। लगभग 15 दिनों का ये अभ्यास है। यूनाइटेड किंगडम के साथ यह द्विवार्षीय है ना कार्यक्रम है, 2 वर्षों पर होता है। द्विवार्षीय अभ्यास है, द्विवार्षीय अभ्यास है, अभी याद रखिएगा। द्विवार्षीय मतलब 2 वर्षों पे एक बार इसका आयोजन किया जाता है, द्विवार्षीय अभ्यास है। तो याद रखिएगा पिछले बार जो अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था 2021 में, अब 2023 में हो रहा है। पिछला उत्तराखंड में हुआ था, है ना? तो सैलिसबरी प्लेन में हो रहा है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच और कौन कौन से होता है? तो कोंकण अभ्यास, कोंकण और इंद्रधनुष। भारत यूके के बीच और कौन कौन सा होता है? यहां पे लिख लेंगे, कोंकण अभ्यास होता है और इंद्रधनुष भी होता है। इंद्रधनुष ये याद रखना है। कोंकण और इंद्रधनुष भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। अजय वॉरियर भी है, तो ये याद रखिएगा। जुलाई 2023 में कहां पर संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? जुलाई में होगा। और जुलाई में संघाई एससीओ का जो बैठक होगा वो होगा नई दिल्ली, भारत में। इस बार इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली, भारत इसका आयोजन करेगा और नई दिल्ली में होगा। किसका आयोजन? जुलाई 2023 में होने वाला है संघाई सहयोग संगठन एससीओ का शिखर सम्मेलन। जुलाई 2023 में भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 3 से 4 जुलाई को इसका बैठक होगा। कब होगा? एससीओ की बैठक जो होगी नई दिल्ली में 3-4 जुलाई 2023 को एक किया जाएगा एससीओ का। आप देखिए एससीओ की और बैठक है। 4-5 मई को एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, है ना? 4-5 मई को, है ना? ये एक और बैठक होने वाली 4-5 मई को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक भी आयोजित होगी। एक प्रश्न तो ये हो गया, 4-5 मई को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक, है ना, कहां होगी? गोवा में। इसका आयोजन होगा गोवा में, बैठक गोवा में होगा। एक बात ये याद रख लेना है। इसके अलावा 27-28 अप्रैल को दिल्ली में रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। 27-28 अप्रैल को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुआ? नई दिल्ली में। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुआ। विदेश मंत्रियों की बैठक होगा गोवा में होगा। 17 मार्च को वाराणसी में पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी। 27 मार्च को वाराणसी में किसकी बैठक हुई थी? पर्यटन मंत्रियों की, पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी। यह भी याद रख लेना है। तो ये जितने एससीओ के बैठक हो रहे हैं ना, पर्यटन मंत्रियों की बैठक वाराणसी, 4-5 मई को विदेश मंत्रियों की बैठक होगी गोवा में, 27-28 अप्रैल को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हो गई। तो ये सब याद रखना है, परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा ये, है ना? जरा एससीओ के बारे में जान रखते हैं। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001
एक में यह स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? बीजिंग में है ना। 9 देश इसके सदस्य हैं। हेड ऑफिस जो है वो बीजिंग में है, बीजिंग। और 9 सदस्य हैं इसके, 9 सदस्य हैं। 2017 में भारत पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान इसको सदस्य बने थे। अभी हाल ही में नया सदस्य, 9वां सदस्य कौन है? ईरान। नया सदस्य कौन बना है? ईरान बना है 9वां सदस्य, है ना। पिछले बार जो बैठक हुई थी उसी में ईरान को सदस्यता दी गई। कुल 9, है ना। जून 2001 में बना था बीजिंग, इसके 9 सदस्य हैं, है ना। ये सारी बातें आपको याद रख लेना है। कौन ब्रिटिश F4 चैंपियन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? फार्मूला में, ये फार्मूला रेस है, पदक जीतने वाले। इसका उत्तर रहेगा जेडेन पेरियट, पहले भारतीय बने। जेडेन पेरियट इज द राइट आंसर, है ना, सी। कौन से? ब्रिटिश F4 फार्मूला 4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो उनका नाम है जेडेन पेरियट। ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। अर्जेंटीना मोटर स्पोर्ट के प्रेजेंट करने वाले युवा भारतीय रेसर प्रतिभा जेडेन पेरियट ने डार्लिंगटन पार्क में आयोजित रॉकेट ब्रिटिश चैंपियनशिप में पहले दौर में पदक जीत लिया। बस 2017 में भी इन्होंने ये पदक जीता था। F4 कार में अंतरराष्ट्रीय पोडियम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये सब याद रखिएगा। F4 में महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, खेल से प्रश्न बनेगा, है ना, तो आप याद रखिएगा। किसने मुंबई में पुनर्गठित सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना का शुभारंभ किया? इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, है ना, नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया। केंद्रीय सूक्ष्म और मध्यम मंत्री श्री नारायण राय मुंबई में पुनर्गठित सूक्ष्म लघु क्रेडिट गारंटी फंड योजना का शुभारंभ किया। इसमें नरेंद्र मोदी नहीं होगा, नारायण राणे होगा, है ना, नारायण राय, क्योंकि वही मंत्री हैं। इसका आंसर आप लोग बदल लीजिएगा, आंसर इसका आप लोग बदलेंगे, इसमें आएगा बी, नारायण राणे। नारायण राणे ने शुभारंभ किया है, शुभारंभ किया। नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं, नारायण राणे, इन्होंने शुभारंभ किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए 2023-24 के बजट में 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो सूक्ष्म लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ की गारंटी प्रदान करेगा। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब याद रखेंगे, इसके तहत परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मुंबई में शुरुआत किया गया है, यह भी याद रखिएगा, प्रश्न में ही है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सी सही जवाब है ना। 29 अप्रैल को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, है ना। आजकल इस तरीके के प्रश्न दिवसों में पूछे जा रहे हैं, है ना, ये जरूर याद रखिएगा। प्रत्येक 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है नृत्य के मूल्य और महत्व को जश्न मनाने के लिए। नृत्य के है ना, किसके लिए? नृत्य के मूल्य का क्या महत्व है और महत्व, मूल्य और महत्व का जश्न मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है और यह मनाया जाता है दुनिया भर में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान नृत्य समिति द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, है ना, इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक ने जारी किया है
लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है इसमें 38वां, 38। भारत 38वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 विश्व बैंक ने जारी किया, भारत का रैंक इसमें है 38वां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का रैंक इसमें 38वां है, सब लोग याद रखेंगे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में 6 स्थान की बढ़त किया, अब 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर है ना। 139 देश है ना शामिल, 139 देशों में भारत जो है 38वें नंबर पर है। भारत ने 6 पायदान का सुधार किया है, 6 पायदान ऊपर चढ़ा है, तो 139 देशों में 38वें स्थान पर आ गया है भारत। इस रैंकिंग में सिंगापुर पहले, फिनलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। फर्स्ट सिंगापुर, सेकेंड, फर्स्ट सिंगापुर है ना, सेकेंड डेनमार्क, फिनलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे। फिनलैंड और तीसरा जो है डेनमार्क। ये 3 जो है इसमें आप याद रख लीजिएगा, 3 नंबर 1 पे है। भारत 38वें नंबर पर आता है, 1 नंबर पे सिंगापुर, 2 पे फिनलैंड, 30 पर डेनमार्क है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, तो 3-4 प्रश्न इससे बनेंगे, जरूर याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस हिंदू त्योहार का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया? बहुत बड़ा प्रश्न है ये जरूर बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस हिंदू त्योहार को वहां पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है? किस राज्य ने? तो यहां पे लिखा हुआ पेंसिल्वेनिया राज्य। कहां का है? अमेरिका में। 50 राज्यों में से एक पेंसिल्वेनिया है। एक हिंदू त्योहार को वहां पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। उस कौन सा अवकाश है? दिवाली। अब पेंसिल्वेनिया में दिवाली के दिन वहां पर अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगा, है ना। सिएटल जो है जाति व्यवस्था को भेदभाव मानकर खत्म करने वाला वहां का पहला शहर है, यह भी याद रखिएगा। सिएटल जाति भेदभाव को खत्म करने वाला है ना। तो दिवाली के दिन वहां पर छुट्टी मनाई जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया है। पेंसिल्वेनिया की राजधानी हैरिसबर्ग है ना। पेंसिल्वेनिया राजधानी क्या है? हैरिसबर्ग। और पेंसिल्वेनिया आता है यूएसए का राज्य है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिवाली की अब वहां छुट्टी होगी पेंसिल्वेनिया में, बहुत बड़ा प्रश्न है। 31 मार्च 2023 तक अटल पेंशन योजना कितने करोड़ नामांकन हो गए? मतलब अटल पेंशन योजना को कितने लोगों ने खरीद लिया? कितने करोड़ नामांकन कर लिया अटल पेंशन योजना में? 2016 में 3 योजनाएं शुरू हुई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। मई 2016 में शुरू हुआ था। 31 मार्च 2023 तक आंकड़ों के अनुसार 5.20 करोड़, इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही जवाब है ना। 5.20 करोड़ लोगों ने इस पेंशन योजना को खरीदा है। 5.20 करोड़, ये जरूर याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। इसमें 18 वर्ष से लेकर 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल होंगे। 40 वर्ष उम्र तक के व्यक्ति शामिल होंगे, ये इसमें था। 40 वर्ष तक इसमें पैसे जमा करना है, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा। 60 वर्ष की आयु पहुंचने पर ग्राहकों को 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपए की गारंटी पेंशन मिलेगी, है ना। 60 वर्ष की उम्र पर, 60 वर्ष
की उम्र हो जाने पर 1000 से 5000 तक पेंशन मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यही अटल पेंशन योजना, ये सारी बातें याद रखना है। स्मोक एंड एसेज नाम की पुस्तक किसने लिखी है? प्रत्येक दिन एक शानदार पुस्तक आ रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको याद जरूर रखेंगे। कौन सी पुस्तक है? इसका नाम है स्मोक एंड एसेज नाम की पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अमिताभ घोष ने। क्या लिखा है? बी उसका सही जवाब हो जाएगा। अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है एसेज एंड स्मोक पुस्तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछले कल वाले करंट पेपर्स में हमने एक शानदार पुस्तक बताई थी आपको, वो पुस्तक का नाम क्या है? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। यह पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक लिखी है शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखा गया है, जरूर याद रखिएगा। अब आज स्मोक एंड एसेज नाम की पुस्तक लिखा है अमिताभ घोष ने। पुस्तकों की लिस्ट बना के रखिए आप लोग परीक्षा के लिए। अप्रैल 2023 में मंजूर की गई राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। अभी अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति आई है, चिकित्सा नीति नहीं। राष्ट्रीय चिकित्सा पॉलिसी तो 2017 में आई थी। इसके तहत भारत में कितने चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे? चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया जाएगा। तो चिकित्सा उपकरण पार्क जो बनाया जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 चिकित्सा उपकरण पार्क होंगे, है ना। चिकित्सा उपकरण पार्कों की संख्या होगी 4 चिकित्सा उपकरण पार्क बनाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 चिकित्सा उपकरण पार्क। कल हमने बताया था 157 जो है नर्सिंग, है ना, बनाए जाएंगे नर्सिंग कॉलेज। इसी नीति के तहत 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, है ना। 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये सारी बातें याद रखिएगा। 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर अलेक्जेंड्रा कोरप। ए सही जवाब हो जाएगा, अलेक्जेंड्रा कोरप, है ना। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया अलेक्जेंड्रा कोरप। ब्राजील अमेजन की आदिवासी महिला अलेक्जेंड्रा कोरप मुदुरुकुरु 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। ब्राजीली अमेजन की आदिवासी महिला है, ब्राजील अमेजन की आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला, है ना, अलेक्जेंड्रा कोरप, जिसको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, है ना। अन्य विजेता है टीरो मुस्टोनन, डेलिमा सिलालाही, चिलेकवा मुंबा, जाफर किजिल काया, डायन बिल्सन। ये भी हैं। प्रतिवर्ष 6 बसे हुए महाद्वीपों में से एक व्यक्ति को पुरस्कार के लिए चुना जाता है। प्रतिवर्ष 6 बसे हुए महाद्वीपों में से, अंटार्कटिका से लिया नहीं था, वहां पे बसा नहीं है, उसको छोड़ के 6 महाद्वीप है, उन सभी में से एक चुना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका से चुनी गई है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका से, है ना। ये ध्यान रखिएगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड, है ना, ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म फेयर का 68वां संस्करण था और इसमें गंगूबाई काठियावाड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुई है ना। गंगूबाई काठियावाड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में कौन है? बधाई दो, ये है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। क्रिटिक्स कैटेगरी में, क्रिटिक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है बधाई, बधाई हो, है ना। ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव। बधाई दो है, बधाई हो? बधाई दो है ना, बधाई हो नहीं होगा, बधाई दो होगा। ये लिख लेना, बधाई दो, बधाई दो करेंगे, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव है, याद रखना है। किस फिल्म के लिए? बधाई दो। बधाई दो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। आलिया भट्ट किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ पुरुष राजकुमार राव बधाई दो के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी में बधाई दो, है ना। इस तरीके से कई पुरस्कार है। ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा जो है डिटेल में आपको पीडीएफ बनाकर दे देंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स संजय मिश्रा बद्ध के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में भूमि पेडनेकर बधाई दो के लिए और तब्बू भूल भुलैया 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? संजय लीला भंसाली। बहुत लीला करते हैं, बच गए पद्मावती के लिए, तो बड़ी मार पड़ती है। संजय लीला भंसाली, है ना। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको मिला है। तो इसमें पूरा लिखना संभव नहीं है, आप लोगों को ये सब बता देंगे। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम ब्रह्मास्त्र के लिए, है ना। तो चलिए ये सब याद कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए स्पेशल मैं एक वीडियो भी बना दूंगा 60वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। सभी लोग पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। कल फिर मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।